हेलो दोस्तों, आज हम लोग पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे कि पैरामैग्नेटिक कंपाउंड क्या होते हैं और डायमैग्नेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। वैसे कंपाउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे यहाँ देखिए एक्स कोई एक कंपाउंड है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, तो एक्स के पास आते ही ये लाइन एक्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उसी तरह से ये लाइन भी और ये लाइन भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ देखिए उसी तरह से। तो यहाँ पे हमारा एक्स जो है ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और वैसे कंपाउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करते हैं, जैसे ये सब हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो ये वाई के पास आते ही वाई से दूर जाने लगा, कुछ इस तरह से देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे चूंकि वाई जो है वो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल कर रहा है, इसलिए वाई जो है वो डायमैग्नेटिक होगा। तो यही यहाँ लिखा हुआ है दोज स्पेसीज। अभी यहाँ जो स्पेसीज रखा हुआ है एक्स, ये एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। तो ऐसे स्पेसीज जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करते हैं वो पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं, और वैसे स्पेसीज जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करते हैं वो डायमैग्नेटिक कहलाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर ऐसे ही एक क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे आपको दे दिया जाए कि सोडियम प्लस, अब ये बताओ ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, तो आप इसको उठा के मैग्नेटिक फील्ड लाइन में रखने तो नहीं जाएंगे कि इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रखते हैं, फिर देखेंगे कि ये अट्रैक्ट किया या रिपेल किया, तब फिर बता देंगे कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के हम बता देते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा है और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही एक एप्लीकेशन है। तो अब हम लोग यही देखेंगे कि कैसे किसी कंपाउंड के बारे में कहेंगे कि ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। तो ऐसे स्पेसीज जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उनको हम लोग पैरामैग्नेटिक बोल देते हैं। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना तो बहुत ही आसान है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, वहां से पता चल जाएगा कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं। अगर हैं तो पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक का मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अट्रैक्ट करेगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिपेल करेगा। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, आयन और एटम, इन सबको स्पेसीज बोलते हैं। तो इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन स्पेसीज देन इट इज पैरामैग्नेटिक, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट देन इट इज डायमैग्नेटिक। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब कोई भी स्पेसीज आपको दिया जाएगा तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं। अगर होगा तो पैरामैग्नेटिक, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करेगा। अगर नहीं होगा तो डायमैग्नेटिक, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करेगा। तो इन पे हम कुछ क्वेश्चंस भी आगे देखेंगे, तो हाँ ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग एक मैग्नेटिक मोमेंट टर्म को समझते हैं, तो ये अभी आपको समझना नहीं है, अभी बस आप कैलकुलेट करना सीख लीजिए, ये आप लोग आगे समझेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना, इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। आपको इसका कैलकुलेशन अभी आना चाहिए। तो ये म्यू जो है ये यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट है, और एन जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो एन है वो एन के जगह हम लोग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख देंगे, तो हमारे लिए म्यू का वैल्यू आ जाएगा, और इसका यूनिट जो है वो वीएम होता है, बोर मैग्नेटॉन। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि मैग्नेटिक मोमेंट को अभी आपको नहीं समझना है, केवल आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो आप एन के जगह पे 1 2 3 4 रख के देखिए। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो एन के जगह 1 रखिएगा तो म्यू के लिए ये वैल्यू आ जाएगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो एन के जगह 2 रखिए, म्यू के लिए ये वैल्यू आ जाएगा। आप रख के देखिए एन के जगह 2, तो 2 × 2 + 2, 2 + 2 4 × 2 8, √8। ये 3 से थोड़ा कम वैल्यू आएगा, तो देखिए वही यहाँ पे। उसी तरह से 3 रख के देखिएगा तो ये वैल्यू आएगा। एन की जगह 4 रखिएगा, ये वैल्यू आएगा। 5 6 रखिएगा तो ये वैल्यू आएगा। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि जो वैल्यू आ रहा है ना मैग्नेटिक मोमेंट का, उसमें डेसिमल से पहले जो लिखा हुआ है ना, वही देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है। उसी तरह से यहाँ भी देखिए 5 और यहाँ 6। मतलब अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लिख के और फिर यहाँ से n का वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे रख दिए 6.92 और फिर अब n के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर लिया, वो सब करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा डेसिमल से पहले जो लिखा हुआ है वही हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा।
तो ये आपको समझ आया होगा कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक किसको कहते हैं, और मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, और अगर मैग्नेटिक मूवमेंट का वैल्यू दिया हुआ हो तो फिर उससे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं। तो अब चलिए हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए हमारा एक क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज पैरामैग्नेटिक। अब इन सब में चेक करना है कि कौन सा आयन जो है वो पैरामैग्नेटिक है। अच्छा, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक चेक करने के लिए हमको ये चेक करना होगा कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं, और उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना होगा। तो सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए। उसके लिए sp 1 2 2 3 3 2 2 4 6 10। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ एक लिखेंगे तो ये सोडियम का हो जाएगा, और वो फिर यहाँ से निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये लिखने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक हमारा कन्फिग्रेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1s2 है तो ये s पूरा भरा हुआ होगा। इसी तरह से यहाँ 2s2 है तो s भी पूरा भरा हुआ होगा। यहाँ पे देखिए 2p6 है तो यहाँ पे p जो है हमारा वो भी पूरा भरा हुआ है। मतलब हर जगह पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जो फुलफिल्ड हो ना उसको तो चेक करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फुलफिल्ड है इसका मतलब वहाँ पे पेयरिंग ऑलरेडी हो चुका है। तो आप केवल लास्ट सेल में भी लास्ट में जो सब सेल भर रहा है ना उसका केवल ये लिख के देखें कि वहाँ पे अनपेयर्ड है या नहीं। तो आइए अब क्लोरीन के लिए देखते हैं। Cl माइनस S Sp Sp SdP 1 2 2 3 3 4 3 4 2 2 4 6 10 2 12 6 18। तो क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्लोरीन के लिए यहाँ 5 होता, लेकिन क्लोरीन माइनस है तो इसलिए यहाँ 6 होगा। अच्छा, अब यहाँ देखिए ये सब फुलफिल्ड हो गया है, तो इसका जब आप लिखिएगा यहाँ पे P में 6 इलेक्ट्रॉन तो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, मतलब ये भी पैरामैग्नेटिक नहीं है। अब हमारा है Cr+3। अच्छा, अब आप एक चीज़ देख लीजिए, ये आंसर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता, तो आंसर तो यही होगा, लेकिन फिर भी इसका लिख के देखते हैं Cr+3। अच्छा, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 24 होता है, और इसका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, ये मैंने आपको बताया था। चलिए लिखते हैं S Sp Sp Sd 1 2 2 3 3 4 3 2 2 6 2 6, यहाँ 1 होगा और यहाँ 5 होगा। ये इसका होता है कन्फिग्रेशन। तो अब देखिए यहाँ पे क्रोमियम पे +3 है, मतलब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, और इलेक्ट्रॉन पहले 4s से निकलेगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो d5 से निकलेगा, तो 3d3 बचेगा। और d में जब आप 3 इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये फिर आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर कैलकुलेट करने का है तो μ = √n × n+2, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 × 3 + 2, तो 3 + 2 5, 5 × 3 15, √15 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 से थोड़ा कम, और इसका एग्जैक्ट वैल्यू 3.87। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन X आयन व्हिच हैज मैग्नेटिक मोमेंट 4.90 बोर मैग्नेट्रॉन। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि म्यू का वैल्यू दे दिया है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, बहुत ही आसान है। जो डेसिमल से पहले लिखा हुआ है वही हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोगों को पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक से रिलेटेड इतनी ही बातें पढ़नी थी। अब हम लोग एक छोटा सा पॉइंट और देखेंगे जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल से रिलेटेड है। ये हमारा पॉइंट है, ये कहता है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि वैसे स्पेसीज जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो, इज डिसाइडेड बाय वैल्यू ऑफ n ओनली। ऐसे हमारे जितने भी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ना, जैसे हमारा सोडियम ही है, सोडियम प्लस, तो इसके जो ऑर्बिटल्स हैं उनका एनर्जी हम लोग कैसे डिसाइड करते थे, n+l के वैल्यू से। मतलब उसमें n के वैल्यू का भी रोल होता था और l के वैल्यू का भी रोल होता था। लेकिन जितने भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जैसे हाइड्रोजन या फिर लिथियम+2, तो इनका जो ऑर्बिटल होगा ना, उनका एनर्जी हम लोग केवल n के वैल्यू से ही डिसाइड करेंगे। इसको ऐसे समझिए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और उसका ये d ऑर्बिटल है, तो ये पांचों ऑर्बिटल के लिए n+l का वैल्यू सेम होता था, इसीलिए ये पांचों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होता था, और इनको हम लोग डीजेनरेट ऑर्बिटल बोल देते थे।
लेकिन अगर हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ देखिए 3s 3p 3d इन सभी के जो ऑर्बिटल हैं वो सभी सेम एनर्जी पे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि n = 3 के लिए डिजेनरेट ऑर्बिटल की संख्या कितनी है, तो ये s और ये तीनों p और ये पांचों d ये सभी सेम एनर्जी पे होंगे। तो यहाँ पे 1 3 4 और ये 5 9 डिजेनरेट ऑर्बिटल हो जाएंगे। लेकिन वहीं पे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए n = 3 के लिए ही s के लिए एनर्जी कम होता, p के लिए एनर्जी इससे ज़्यादा होता और d के लिए एनर्जी और भी ज़्यादा होता। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी जो है वो केवल और केवल सेल नंबर से डिसाइड होता है, केवल n से डिसाइड होता है। देखिए फोर्थ सेल में जितने भी ऑर्बिटल हैं सभी सेम एनर्जी पे हैं और थर्ड सेल में भी जितने ऑर्बिटल हैं चाहे वो s के हो, p के हो या d के हो, वो सभी सेम एनर्जी पे हैं। उसी तरह से सेकेंड सेल के जितने ऑर्बिटल होंगे वो सभी सेम एनर्जी पे होंगे। उसी तरह से फिफ्थ सेल के भी जितने ऑर्बिटल होंगे सभी सेम एनर्जी पे होंगे। ये मैटर नहीं करता कि वो s के हैं या p के हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा जनरल केमिस्ट्री खत्म हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में GOC स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो ये हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।